आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मेक और बाय डिसीजन। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि मेक और बाय डिसीजन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। मेक और बाय डिसीजन जो है वो एक असेसमेंट होती है कि वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट इन हाउस और इट शुड बाय फ्रॉम सप्लायर। यानी कि ये एक ऐसा फैसला होता है, ये एक ऐसा काम सोचने वाला मरहला है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस ये देख रही होती हैं कि क्या वो जो प्रोडक्ट अपनी कोई चीज़ है वो खुद बनाए इन हाउस, यानी कि अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाए, या कि वो जो है किसी सप्लायर से खरीद लें यानी कि बाय कर लें, जिसको हम परचेज करना भी बोलते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है कि एक सोफ़ा बनाने वाला कारखाना है। वहाँ पे उसको सोफ़ा बनाने के लिए सबसे पहले सोफ़े का जो लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है वो चाहिए होता है, यानी कि ढांचा जो है वो चाहिए होता है। अब ये जो सोफ़ा बनाने वाली कंपनी है या जो कारखाना है वो सबसे पहले ये देखेगा यानी असेसमेंट करेगा कि क्या ये जो सोफ़ा बनाने वाला सोफ़े के लिए जो स्ट्रक्चर उसको चाहिए, ढांचा चाहिए, उसको वो अपने कारखाने के अंदर यानी इन हाउस बना लेना चाहिए, या कि वो बाहर किसी सप्लायर से उसको वो बना बनाया हुआ परचेज कर ले। इस केस के अंदर ये जो बाहर से बना बनाया परचेज करेगा यानी कि फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर का, तो इसको हम आउटसोर्स भी बोलते हैं। कि वो जब भी कोई कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बाहर से किसी बनी बनाई चीज़ जब परचेज कर लेती है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब ये काम कर रही हो, तो उसको हम आउटसोर्स बोलते हैं, यानी कि अपना काम किसी दूसरे से वो पैसे दे के करवा रही होती है। अब जब ये एक सोफ़ा बनाने वाला कारखाना डिसीजन कर रहा होगा कि वो अपने फैक्ट्री के अंदर कारखाने के अंदर बनाए या वो सप्लायर से खरीदे, तो उसके लिए उसका जो डिसीजन होगा वो बेस करना चाहिए किसके ऊपर? रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ईच ऑप्शन, यानी कि हर एक ऑप्शन के ऊपर, चाहे वो बाहर से खरीदता है या वो अपने कारखाने के अंदर बनाता है, तो उसके लिए उसकी रेलिवेंट कॉस्ट जो है उसको बेस बना के ही ये वाला डिसीजन करना होगा। और वो जो रेलिवेंट कॉस्ट कंसीडर करेगा वो कौन सी होनी चाहिए? वो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज होने चाहिए, यानी कि इस डिसीजन की वजह से या उसकी जेब से यानी कंपनी से पैसे जाएं या कंपनी की तरफ पैसे आ रहे हैं। यहाँ पे हम अगर कॉस्ट की बात करें सोफा स्ट्रक्चर खरीदने की, तो यहाँ पे यही होगा कि उसकी जेब से इजाफी पैसे कितने जा रहे हैं, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही होगी। और इसके साथ साथ मेक और बाय डिसीजन में यह भी देखना होता है कि एनी कॉस्ट दैट डजंट चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ डिसीजन शुड बी इग्नोर्ड। यानी कि ये इस डिसीजन की वजह से अगर आपकी कॉस्ट चेंज नहीं हो रही तो उस कॉस्ट को आप कंसीडर नहीं करेंगे। जिस तरह हम अगर यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेंट की बात करें, तो हम अगर पहले ये खुद बनाते थे सोफे का स्ट्रक्चर यानी ढांचा लकड़ी वाला, तो उसके लिए स्टोर करने के लिए भी हमें जगह चाहिए होती थी, वो हमने पहले से रखा हुआ था। लेकिन अगर हम ये बाहर से परचेज करते हैं, सप्लायर से खरीद के लाते हैं सोफा स्ट्रक्चर, और फिर हमने उसको स्टोर करना है अपने पास, उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी जगह है, उसके लिए हमें फालतू जगह लेने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से जो है वो हमारी कॉस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं हो रही यानी चेंज नहीं हो रही। तो इस रेंट को जो उसके लिए हम पहले से पे कर रहे हैं उस कारखाने का, वो हम इग्नोर करेंगे, चाहे वो हम खुद बना रहे हैं चाहे वो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये सोफा बनाने वाला कारखाना है वो सोफे खुद बना रहा है, तो वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बाहर से क्यों परचेज करेगा? जिस तरह हमने ये बात की थी कि बाहर से परचेज करने को आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अब ये देखना चाहिए कि वाई कंपनीज गो फॉर आउटसोर्सिंग, यानी कि वो बाहर से बनी बनाई चीजें क्यों परचेज करती हैं, खुद क्यों नहीं बनाती। तो उसके लिए हमने ये लिखा है कि जी टू फोकस ऑन देयर कोर प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर ये सोफा कुशन बनाता है, कुशन वाले सोफे बनाता है, तो उसके लिए उसको सिर्फ कुशन वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर फोकस करना है। और इसलिए वो कहता है कि जी मेरा इस ढांचे की वजह से फोकस आउट हो रहा है, यानी कि मैं उसको अच्छे से नहीं देख पा रहा और मेरे कस्टमर उसकी वजह से जा रहे हैं। तो इस वजह से वो कहेगा, ये भी कह सकता है कारखाने वाला कि जी मैं ये बाहर से बनवा लेता हूँ और जो मेरी कोर एक्टिविटी है यानी जो मेरा मेन हिस्सा है, मेरा मेन काम है, जो उसके ऊपर मैं फोकस करूं ताकि मेरे कस्टमर जो है वो रिटेन रहे और नए कस्टमर भी वो बना सके। इसके साथ साथ वो ये भी सोच सकता है
टू बेनिफिट फ्रॉम अ लोअर कॉस्ट ऑफर्ड बाय आउटसाइड सप्लायर। ये भी हो सकता है कि वो जो उसको ढांचा है वो बना बनाया जो मिल रहा है वो अपने बनाने की बनिस्बत जो दूसरा सप्लायर उसको बना के दे रहा है वो सस्ता पड़ रहा हो, क्योंकि दूसरा सप्लायर इस तरह से भी हो सकता है कि वो सिर्फ काम ये करता हो कि वो सोफे के ढांचे बनाता है, तो इसकी वजह से उसकी क्या होगी, उसकी कॉस्ट कम होगी। लेकिन ये जो वाला कारखाने वाला है जो सोफे बना रहा है ये उस सोफे को कंप्लीट करके कंप्लीट फॉर्म में लाता है, तो इस हो सकता है कि इसके लिए इसकी कॉस्ट महंगी पड़े, और जो खुद सिर्फ सप्लायर जो है वो सोफे के ढांचे बना रहा है तो उसकी कॉस्ट कम होगी, तो इसको भी उसकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ सकती है, इस वजह से भी वो आउटसोर्स कर सकता है। इसके साथ साथ टू ओवर कमिंग शॉर्टेज ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, अगर ये सोफा कार बनाने वाला कारखाने वाला पहले ढांचे बनाता था, लेकिन अब किसी वजह से अगर उसका मिस्त्री भाग गया है जो उसको सोफे के स्ट्रक्चर बना के देता था, तो यानी कि उसके पास जो इंटरनल रिसोर्स था, लेबर थी, उसकी कमी हो गई है, इस वजह से भी वो बाहर से उसको खरीद सकता है। अब हमने जिस तरह ऊपर देखा था कि मेक और बाय डिसीजन करने के लिए कंपनीज जो है वो रेलिवेंट कॉस्ट को बेस बनाती हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लिया है कि जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव वन को हमने कहा कि मेक इंटरनली अगर वो ढांचा खुद बनाता है तो फिर कौन कौन सी कॉस्ट होंगी, इस यहाँ से रेलिवेंट इनको भी अभी देख लेते हैं। और साथ में अल्टरनेटिव टू को कहा है कि अगर वो बायर यानी सप्लायर से परचेज करता है, बायर से बाय करता है, तो उसके लिए कौन सी कॉस्ट रिलीवेंट होंगी, फिर उनके डिफरेंशियल लेंगे, फिर उसका देखेंगे कि अल्टरनेटिव वन जो है वो ज़्यादा है कम है क्या है, उस हिसाब से हम जो है वो डिसीजन करेंगे। सबसे पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट रख ली कि कॉस्ट टू बाय फ्रॉम आउटसाइड, अगर हम बाहर से इसको परचेज करते हैं तो जाहिर सी बात है अंदर जब हम अपने कारखाने के अंदर बना रहे होंगे तो वहाँ पे हमारे कोई भी खर्चा नहीं होगा, यहाँ पे डॉलर जीरो लिखे हुए हैं, लेकिन अगर परचेज करेंगे तो हमें वो 700,000 डॉलर का मिलेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम खुद बना नहीं रहे बल्कि बाहर से परचेज कर रहे हैं तो हमारी जेब से आउटफ्लो होगा। ये जो ब्रैकेट्स का निशान है ये बता रहा है कि हमारा आउटफ्लो हो रहा है अल्टरनेटिव वन के हिसाब से, तो हमें वो पैसे जो है वो खर्चने पड़ेंगे, यानी कि ये वाली हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। इसके साथ अगर हम खुद बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की भी हमारी कॉस्ट लगेगी, और अगर हम बना बनाया खरीदते हैं तो ये वाली कॉस्ट हमारी नहीं लगेगी। तो इसके साथ हम आगे ये भी देख रहे हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी इक्विपमेंट लीज जो हमने लिया हुआ है उसकी, चाहे हम परचेज करें या चाहे हम खुद बनाएं, तो उसके कारखाने वाला जो है वो सोफे वाला, उसके लिए डिफरेंशियल यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। इसी तरीके से बिल्डिंग का रेंट जिस तरह हमने ऊपर बात की थी उसको भी ये डिसीजन के लिए यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहे खुद बनाए या चाहे बाहर से परचेज करे उसको रेंट देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी है यहाँ पे हम अगर देखते हैं इंटरनली बनाता है तो यानी कारखाने के अंदर बना रहा है तो $1,40,000 का खर्चा हो रहा है, अगर वो बाहर से परचेज कर रहा है तो उसको 90,000 का ये वाला खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपए बचा सकता है बाहर से परचेज करने के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है 1 लाख, तकरीबन ये $11 लाख आ जाती है, लेकिन अगर वो बाहर से परचेज करता है तो उसकी $11,90,000 कॉस्ट आती है। तो इस तरीके से डिफरेंशियल अमाउंट यानी कि बाहर से उसको जो महंगा पड़ता है वो कितना पड़ता है $90,000 का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्टरनेटिव वन जो है वो यहाँ पे ओवरऑल लोअर आ रहा है, कम आ रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है कि वो इंटरनली इसको बनाए, तो इसलिए वो क्या करेगा कि वो इंटरनली बनाने का डिसीजन वो लेगा। तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में बात की है कि मेक और बाय डिसीजन किस तरीके से होता है।